गुड आफ्टरनून। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएस की क्लास। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? बीएनएस में सेक्शन 100 जस्ट स्टार्ट किया था। राइटिंग वाला पोर्शन उसमें अभी हमने नहीं किया है। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 100 स्टार्ट किया था। एक 1 वीक लगेगा इस वाले टॉपिक के ऊपर। 1 वीक के बाद आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक दिन में नहीं हो सकता क्योंकि छोटी छोटी सी डिटेल्स है। हम धीरे धीरे टॉपिक की डेप्थ में जाएंगे। इसको फिर कंपेयर जब मर्डर के साथ करेंगे, फिर दोनों में आपको समझना कि कब कल्पेबल होमिसाइड बनेगा, कब मर्डर बनेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने किया सभी ने होता है ये वाला टॉपिक, बट वो एलएलबी में तो हम सिर्फ क्रैमिंग वगैरह ही करते हैं ना, कि एक जेनेसिस है, दूसरी स्पीशीज है उसकी, और ये कल्पेबल होमिसाइड वाइड हो जाता है, वो उसका पार्ट हो गया। इस तरह से सिर्फ क्रैम करके रखते होते हैं। हमने स्पेसिफिकली उसको समझने की कोशिश नहीं की। बट अब जब आपके पास सपोज आपकी कोर्ट में ऐसा कोई केस आ गया, हालांकि ट्रायल तो इसका मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का सेशन आप पे चलेगा, सेशन जज आप पे चलेगा, बट आपकी कोर्ट में कल को तो सेशन में भी जाओगे ना, अब तब उस समय आपके पास कोई केस आ गया, तब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ ये कल्पेबल है या मर्डर है? ठीक है, तो उसके लिए हमें डिटेल में ही पढ़ना ठीक रहता है। उसको भी छोड़िए, आप अभी एग्जाम में ही अगर आ जाएगा प्रोपोजिशन, आप तब नहीं पहचान पाओगे कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है। हमने कल की क्लास में समझने की कोशिश किया कि कल्पेबल होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। कल्पेबल किसी भी क्राइम के फॉर्म होने के लिए हमें पता है कि जो दो कंपोनेंट्स है वो फुलफिल होने चाहिए, एक एक्टस रियाज और एक मेंस रिया। यहाँ पे एक्ट क्या हो रहा है? आपके एक्ट के कारण से सामने वाले की क्या हो रही है? डेथ कॉज हो रही है, तो उसको हम एक्टस रियाज कह रहे हैं। मेंजरिया 3 सिचुएशन में यहाँ पे फुलफिल हो सकता है। 3 पार्ट्स आपको दिए हुए, तीनों टिप्स पे याद होने चाहिए, बेयर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए आपको। सबसे पहला है हमारे पास इंटेंशन। पहले दो इंटेंशन के ऊपर है, तीसरा वाला जो है नॉलेज के ऊपर है। फर्स्ट में लिखा हुआ है इंटेंशन टू कॉज डेथ, सेकेंड में लिखा हुआ है डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है बट टू कॉज बॉडीली इंजरी। और वो बॉडीली इंजरी कैसी होनी चाहिए? विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। आपने सिर्फ यहां तक देखना है कि इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी या नहीं थी, इतना प्रूव हो गया अगर, बाकी कुछ नहीं प्रूव करना। लाइकली टू कॉज डेथ है नहीं है उसमें, तो हम टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल मैन लगाते होते हैं, है ना। रीजनेबल पर्सन के अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये जो इसका एक्ट है इससे डेथ कॉज हो सकती है या नहीं हो सकती। लाइकली का मतलब क्या होता था? ग्रेटर पॉसिबिलिटी, ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, है ना। मियर पॉसिबिलिटी या मियर चांस का मतलब यहाँ पे लाइकली नहीं है, लाइकली का मतलब है हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो हम अभी डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। फिर थर्ड हमने पढ़ा कि नॉलेज है आपको कि आपका जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ, है ना। सिर्फ नॉलेज से भी काम चलेगा, इंटेंशन से भी काम चलेगा, नॉलेज से भी काम चलेगा। अब कल को जब इसकी पनिशमेंट होगी, वो डिग्री, उसमें जो ग्रेवनेस ऑफ पनिशमेंट है वो चेंज होती जाएगी। अगर इंटेंशन है तो ज़्यादा होगी, नॉलेज है तो कम होगी। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा था। साथ में हमने कुछ ये इलस्ट्रेशंस पढ़ ली थी, इसके टिप्स पे याद रख लेना, एज इट इज़ आपसे इलस्ट्रेशंस पूछ ली जाती है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन साथ में पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर अ पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज इन laboring disorder, disease, infirmity, and thereby accelerates the death of that person shall be deemed to have caused his death। यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज उसको कोई हार्ट डिजीज है, डॉक्टर ने कहा होगा कि अगर इसको हल्का सा आपने इतनी फोर्स के साथ चेस्ट पे हिट कर दिया तो इसकी डेथ हो जाएगी। अब आपको इसकी नॉलेज है या नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज का रोल, यहाँ पे नॉलेज वर्ड तो उसने यूज नहीं किया, वह नॉलेज का रोल कब आएगा मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया, जब मर्डर का टॉपिक करेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सन है उसने किसी ऐसे पर्सन को हिट किया जिसके कारण से उसकी डेथ जो है वो एक्सलरेट हो गई या फिर उसकी डेथ कॉज हो गई। भले ही मुझे पता था कि वो पर्टिकुलर उस पर्सन को कुछ डिसऑर्डर है, उस पर्टिकुलर पर्सन को कोई डिजीज है या इन्फर्मिटी है, या मुझे नहीं पता था, इससे फर्क ही नहीं पड़ता अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर हमने सेकेंड एक्सप्लेनेशन पढ़ा, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although, चाहे हम प्रॉपर मींस को रिजॉर्ट कर, हम ये नहीं कहेंगे कि कल को कि इसको तो अगर टाइमली ट्रीटमेंट दिया होता या अच्छा ट्रीटमेंट दिया होता तो ये बच जाता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। चाहे उसको वो ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, आपने उसको इंजरी कॉज किया, यू विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ये पढ़ लिया था हमने। फिर हमने थर्ड हमने पढ़ा था कि जो चाइल्ड इन वूम होता है उसके लिए कभी भी, उसको मारने के लिए कभी भी कोई कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल नहीं होगा। एक ही क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में नहीं माना जाता, एक ही सिचुएशन में कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, जब वो चाइल्ड एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। एग्जिस्टेंस में कब होगा? व्हेन एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज
आउट ऑफ दी वूम, यानी कि कुछ भी पार्ट अगर उसका बाहर आ चुका है उस सिचुएशन में, भले ही अभी उसने वो ब्रीथ किया है या नहीं किया चाइल्ड ने, वो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि बच्चा इन एग्जिस्टेंस है और इसके लिए कल्पेबल होमिसाइड भी लाइबल हो जाएगा जिस भी पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया। ठीक है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। थोड़ा सा लिखते हैं इसको, फिर हम 100 के ऊपर आएंगे। 100 में हो सकता है आज ना पहुंचे हम, बट पहले 101 पे आएंगे। 100 तो हम आज पूरी तरह से लिखने वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको याद रखने, ये जो छोटे छोटे से मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। पहले मैंने आपको कल की क्लास में बताया हुएवर कॉजेज डेथ, डेथ किसकी, ऑफ एनी पर्सन, आपको याद रखना है। ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं मारना चाह रहा हूँ या उसको मैंने डेथ कॉज किया तभी यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड बनेगा। डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, किसी भी पर्सन की आप डेथ कॉज कर रहे हो। और दूसरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लाइकली। लाइकली का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसमें हम टेस्ट लगाते कौन से, अपने बेयर पे लिख लेना, मैंने कल लिखवा दिया था शायद। लाइकली का मतलब क्या होता है, हाई प्रोबेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है हमने कल, नॉट अ मियर चांस, एक ही बात है, नॉट अ मियर चांस या मियर प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी यहाँ पे कवर नहीं होगी। इसका मतलब हुआ यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, हायर देन मियर चांस और मियर प्रोबेबिलिटी। और इसके साथ ही यहाँ पे लिख लेना, इसके लिए हम टेस्ट क्या अप्लाई करेंगे, रीजनेबल प्रूडेंट मैन, रीजनेबल प्रूडेंट मैन ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लिख देना, ऑब्जेक्टिवली हमें इसको चेक करना होता है। आज डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। थोड़ा समझा देता हूँ पहले कि क्या लिखा है हमने। ये वैसे तो कल भी हमने इसको बार बार यूज़ किया था टर्म को, कि रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाएंगे हम, ऑब्जेक्टिवली चेक करेंगे, सब्जेक्टिवली हम उस चीज़ को चेक नहीं करते होते हैं यहाँ पे। लाइकली के केस में सिर्फ देखो, लाइकली आ कहाँ पे रहा है, फर्स्ट वाला जो इंग्रेडिएंट था इंटेंशन टू कॉज डेथ, इसमें तो लाइकली नहीं लिखा हुआ ना, मेरी इंटेंशन है इस पर्टिकुलर पर्सन को मारने की, तो यहाँ पे तो इंटेंशन ही है ना डेथ कॉज करने की। पर्टिकुलर पर्सन मतलब चाहे पर्टिकुलर है चाहे नहीं है उससे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मेरी इंटेंशन है किसी को मारने की। ठीक है, तो वहां पे क्या गया, इंटेंशन टू कॉज डेथ में मैं कवर हो जाऊंगा। अब जो वो कसाब वाला केस था, कसाब ने क्या किया, वो मुंबई में रेलवे स्टेशन के ऊपर फायरिंग कर दिया रेंडमली। वहां पे उसकी इंटेंशन थी कि मैंने जितने ज्यादा लोग हो सके, किसी पर्टिकुलर को मारना नहीं चाह रहा, तो इंटेंशन टू कॉज डेथ है, वो कल्पेबल होमिसाइड तो है ही है। वो मर्डर कब होगा कब नहीं उसके ऊपर बाद में आएंगे, अभी उस टॉपिक पे हम जा नहीं रहे हैं। तो वो इंटेंशन टू कॉज डेथ में तो कवर हो रहा है। दूसरे में हमने क्या पढ़ा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। यहाँ पे डेथ कॉज करने की मेरी इंटेंशन नहीं है किसी को, मैं सिर्फ उसको एक बॉडीली इंजरी कॉज करना चाहता हूँ। मतलब जब मैंने सामने वाले को मारा, किसी भी जो सिचुएशन हम लेके चल रहे हैं, मैंने सामने वाले को मारा, मैं नहीं चाहता था कि मुझे उसको जान से मारना है वहां पे, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मैं उसको ये पर्टिकुलर इंजरी कॉज करना चाहता हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपकी वो इंटेंशन नहीं थी और आप सिर्फ उसको वो इंजरी कॉज करना चाहते थे, वो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंशन का कोई डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं होता ना, इंटेंशन तो सर्कमस्टांसिस से आप प्रूव करोगे। अब अगर आप किसी को गन से मार रहे हो तो फायर अगर आपने किसी की तरफ किया तो यहाँ पे तो इंटेंशन मारने की है तभी तो फायर कर रहे हो आप। अब फायर भी कौन से पार्ट ऑफ बॉडी पे किया ये भी फिर डिपेंड करता है आगे। आपने सीधा सर पे मारा तो इंटेंशन थी तभी तो आप सर पे मार रहे हो उसके। तो इंटेंशन जो है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करेगा हर सिचुएशन में। अब इंटेंशन मारने की थी, जान से मारने की थी, या फिर सिर्फ उसको बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी। सपोज दो लोगों का आपस में झगड़ा होता है, एक पर्सन ने उसके हाथ में नीचे से कोई भी पत्थर स्टोन वगैरह आया, उसने उसको मार दिया दूर से और उसके कंधे पे या कहीं पे भी जाके लगता है, तो यहाँ पे जान से मारना थोड़ा ना चाह रहा है वो, बट उसको वो इंजरी पहुंचाना चाह रहा था क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है। तो वो जो इंजरी इंटेंशन उसकी क्या थी वहां पे, उसको वो बॉडीली इंजरी पहुंचाने की। अब जो उसने उसको पत्थर से मारा, क्या ये लाइकली टू कॉज डेथ है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। आपको ये क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि उसकी इंटेंशन यहाँ पे बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी। जब उसने पत्थर उठा के उसको मारा झगड़े में तो उसकी इंटेंशन थी सिर्फ उसको बॉडीली इंजरी कॉज करने की। अब क्या ये बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। मैंने आपको ये लिखवाया, इसमें हम रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाते होते हैं। इसको हम ऑब्जेक्टिवली चेक करेंगे, सब्जेक्टिवली हम इसको कभी भी चेक नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये नहीं देखना है वहां पे कि जिस पर्सन ने पत्थर उठा के मारा सामने वाले को, वो पत्थर वो उसकी इंटेंशन नहीं देखनी कि उस सिचुएशन में क्या वो उसको मारना चाहता था या उस सिचुएशन में वो लाइकली टू कॉज डेथ था या नहीं था। उस पर्टिकुलर इंस्टांस को हमें नहीं देखना है,
हम एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह सोचेंगे। जैसे सपोज आप सब बैठे हुए हो, तो मैं अगर आपसे ही पूछूं बताओ कि क्या वो लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है, तो जज को जब अपना जुडिशियल माइंड यूज करना है वहां पे सिर्फ इस तरह से सोचना है, यानी कि इन जनरल सोच के चलना है कि अगर ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई पर्सन किसी को पत्थर मारेगा इस पार्ट ऑफ बॉडी पे, तो क्या उसकी डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिवली चेक करना। सब्जेक्टिवली चेक करना क्या होता है, उस पर्टिकुलर केस को उसके फैक्ट्स उठा के देखना। जब हम उस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंगली सोचेंगे कि क्या इसने, जो ये पर्टिकुलर पर्सन ने उसको पर्टिकुलरली मारा, तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो हमें मेरिट्स पे नहीं जाना है, यानी कि सब्जेक्टिवली उसको नहीं देखना है, हमें एक जनरल सेंस में उसको देख के चलना है कि इन जनरल जब कोई अगर किसी को इस तरह से इस पार्ट ऑफ बॉडी पे पत्थर से हिट करेगा तो क्या उसकी डेथ कॉज हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर आंसर आता है यस, तो फिर उसका एक्ट क्या हो जाएगा वहां पे, लाइकली टू कॉज डेथ हो जाएगा। सेम यहाँ पे रहने वाला है। और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, यानी कि उसको नॉलेज है उसका जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब उसके पर्सन के अकॉर्डिंगली नहीं सोचना, वो कल को बोलेगा मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी या मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, मेरे अकॉर्डिंगली तो मुझे थोड़ा ना था कि अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली सोच रहे हो और वो पर्सन कल को डिफेंस लेता है कि मेरे अकॉर्डिंगली ये मरेगा नहीं सामने वाला, वो तो यही कहेगा ऑब्वियस ही बात है कि अगर मैंने किसी को पत्थर से हिट किया या पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कह रहे हो लाइकली टू कॉज डेथ, बट मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में लाइकली टू कॉज डेथ नहीं है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं सोचना है एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्यूज्ड क्या सोचता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ये चीज वहां पे चेक नहीं करनी है कि एक्यूज्ड के मन में क्या चल रहा था, या एक्यूज्ड को उस चीज की नॉलेज थी, क्या एक्यूज्ड को उस चीज की इंटेंशन थी कि उसका जो एक्ट है वो लाइकली टू कॉज डेथ होगा या नहीं होगा। मुझे इन जनरल सोच के चलना है, यानी कि ये दोनों जो लाइकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको हमें रीजनेबल प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगाना है, और इसमें हमें ऑब्जेक्टिवली इस चीज को चेक करना है, सब्जेक्टिवली नहीं करना। अब यहाँ पे मेक श्योर कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में डिफरेंस क्लियर हो गया हो, है ना। जब आप जैसे जब आप एज अ जज सर्व कर रहे हो और आपको वो केस में डिसाइड करना है, अगर आप ये चीज चेक करने लगे ना कि उस पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंगली आप ये चेक कर रहे हो कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बता रहा है कि नहीं मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक्ट से वो मर जाएगा, तो ये आप सब्जेक्टिवली चेक कर रहे हो। यहाँ ऐसा नहीं चेक करना है, हमें क्या चेक करना है, जर्नली। आप देखो कि एक प्रूडेंट मैन अगर इस सिचुएशन में होगा तो वो क्या आंसर करेगा इस चीज का, कि क्या इस सिचुएशन में सामने वाले की डेथ हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, इस टॉपिक को आपको याद रखना है हमेशा, जो मैंने अभी बताया आपको। हम्म हम्म वो एक्सप्लेन कर दिया ना, इसीलिए तो उसने उसको इसने क्यों दिया वहां पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इसको यहीं तक छोड़ दूंगा तो फिर इनमें प्रॉब्लम आएगी आएगी, ये वाले पॉइंट्स कल को अराइज होंगे। आपको नॉलेज है या नहीं है हमें नहीं फर्क पड़ता, अगर उसको आप वैसे भी ऑब्जेक्टिवली भी चेक कर रहे हो वहां पे, अगर कोई भी उसको ऐसी सिचुएशन में मारेगा उस पर्सन को जो इन्फर्म है या फिर जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मर जाएगा। हमें सिर्फ इतने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है उसको। हम्म 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 देखो आप समझना, मैं वैसे लेके जाना नहीं चाह रहा था उस टॉपिक पे अभी, बट जो नॉलेज वाला पार्ट है ना वो हम जब मर्डर करेंगे वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, नॉलेज आपको ये चीज पता है, मर्डर जो है वो ग्रेव ग्रेव फॉर्म ऑफ क्या है, कल्पेबल होमिसाइड है, ये तो सभी को पता है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तब तो मैं यहीं कवर हो जाऊंगा ना, मुझे नहीं पता था। देखो अब ये इतना मेरा एक ग्रेव थोड़ा ना, मुझे नहीं पता था सामने वाले को ये डिसऑर्डर है या उसको ये डिजीज है कि मेरे इतना सा मारने से वो मर जाएगा, उसने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो किसी की डेथ हुई है तो ऑफेंस तो बनेगा ना आपके एंड पे, आपने एक्सेलरेट किया उसकी डेथ, भले ही आपको वो वाली पार्ट की नॉलेज नहीं थी बट आपके एक्ट से उसकी क्या हो रही है, डेथ कॉज हो रही है, इसीलिए उसने एक्सप्लेनेशन में लिखा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज होती स्पेसिफिकली कि उसको ये पर्टिकुलर डिजीज है और फिर आपको वो आप उसको वो इंजरी कॉज कर रहे हो जानबूझ के उस सिचुएशन में, नॉलेज के बाद भी, तब क्या हो जाता, तब तो मर्डर हो जाता ना वो। क्यों, क्योंकि वो तो ग्रेव हो गई ना फॉर्म आपकी यहाँ पे। ग्रेव आप देखो ना, जब मेरे को नॉलेज नहीं है तो वो लेस ग्रेव है, मुझे नॉलेज और फिर मैं उसको इंजरी कॉज कर रहा हूँ सामने वाले को, वो ज्यादा ग्रेव हो जाएगी, जो ग्रेवेस्ट फॉर्म होगी वो मर्डर में। इसलिए अभी मैं नहीं इस पे आ रहा हूँ। हाँ। नहीं, इस केस में हम सब्जेक्टिवली, सब्जेक्टिवली का मतलब है आप एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे हम विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हैं कुछ भी, हम देख रहे हैं या तो एक्यूज्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं, या फिर जर्नल। जर्नल अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रोपोजिशन है बताओ आप सब कि क्या इसमें ये
जो सिचुएशन है उसमें लाइकली टू कॉज डेथ है या नहीं है। आप में से 99% बोलेंगे हाँ ये लाइकली टू कॉज डेथ है। एक कोई होगा एक्सेप्शन, वो बोल देगा नहीं नहीं सर ये कैसे लाइकली टू कॉज डेथ है। तो नहीं। हाँ हाँ। नहीं, अगर आपको ये चीज़ बताई जाएगी कि अगर देखो ना, आप समझ नहीं रहे हो, उस चीज़ को ध्यान से देखना। अगर सपोज ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी होती ना, तब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है कि जो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी उसके लिए वो एक्सप्लेन कर रहा है। आप चीज़ों को समझिए। अब जैसे इसने ये वूम वाला एग्जांपल दे दिया हमें यहाँ पे, अदरवाइज तो उस पे भी हमें कंफ्यूजन होती कि वो वूम है तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए, बट वो कहता है कि नहीं, वूम में अगर किसी की डेथ होगी वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा। यहाँ पे जो है ये ऊपर वाले को फर्दर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। जो ये डाउट ताकि कल को ना आए, जो डाउट आपको आ रहा है ना, वो डाउट आपको आना नहीं चाहिए। क्यों? वो इसके अकॉर्डिंगली तो आएगा डाउट जब तक हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट उसी चीज को तो फिर वो आगे एक्सप्लेन कर रहा है ना, कि अगर वो डाउट आएगा तो मैं देखो आपको स्टेट्यूट में लिख के दे रहा हूँ कि ये डाउट नहीं रहना चाहिए, इसमें ये सिचुएशन होने वाली है। हम्म, नहीं चाहिए ना, चाहे है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता हमें यहाँ पे। अभी लिखवाऊंगा वो सारे, उस टॉपिक के ऊपर भी आते हैं। नॉलेज चाहिए हमें मर्डर के केस में, यहाँ पे नॉलेज है या नहीं है हमें फर्क नहीं पड़ता होता। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मैं पूरे उसको समराइज करके फिर लिखवाने वाले पार्ट पे आ रहा हूँ, और डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा विद क्वेश्चंस भी इसके लास्ट में फिर सम अप करते हुए हम करते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गया, कल्पेबल होमिसाइड किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। और एक्ट क्या है, आपके एक्ट के कारण से सामने वाले की डेथ जा रही है। जब डेथ नहीं हुई है तो कल्पेबल होमिसाइड का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। ठीक है, तो डेथ हुई है वो आपके एक्ट के कारण से हुई है, तो एक्टस रियस तो है ही है यहाँ पे। मेंजरिया तीन फॉर्म में से कोई भी एक हो तो चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन टू कॉज ओनली बॉडीली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ, और तीसरा नॉलेज की आपका जो एक्ट है इट इज लाइकली टू कॉज डेथ। इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट होगा तो मेंजरिया जो है वो फुलफिल हो गया और कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस मेड आउट हो गया। ठीक है, एग्जाम में मैं आपको कल्पेबल होमिसाइड पहले क्यों करवा रहा हूँ, कल्पेबल होमिसाइड क्या है वो वाइड है। अब मर्डर यहीं से निकलेगा आगे जब हम पढ़ेंगे, जब भी एग्जाम में भी आपको चेक करना है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये कल्पेबल होमिसाइड है या नहीं है। अब कल्पेबल होमिसाइड हमारे पास आंसर आता है यस इट इज अ कल्पेबल होमिसाइड, तो हम देखते हैं कौन से पार्ट में कल्पेबल होमिसाइड है। क्या वो फर्स्ट वाले में था, सेकंड वाले में था, या थर्ड वाले में था। फर्स्ट मतलब इंटेंशन टू कॉज डेथ, दूसरा इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, तीसरा नॉलेज वाला पार्ट। जब उनमें से किसी एक में आ जाएगा फिर उस पर्टिकुलर को हम रिलेट करते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर को उस पर्टिकुलर मर्डर के साथ। तो अगर वो मर्डर वाले उसमें फुलफिल होता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा मर्डर, नहीं तो वो कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाएगा। कभी भी डायरेक्ट ऐसे नहीं चेक करते, ना तो किसी जजमेंट में मिलेगा ना ही वो लॉजिकली ठीक है कि डायरेक्ट आप लिख रहे हो कि दिस इज द केस ऑफ मर्डर, ये तो मर्डर बन गया, मर्डर के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो गए। ऐसे नहीं होता है कभी भी, पहले चेक करना होता है कल्पेबल होमिसाइड, और मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते ही करते हैं। जब मर्डर आपको करवाऊंगा वो सारा सिस्टम बताऊंगा किस तरह से हमें इसको चेक करना है। फिर जब आप जजमेंट्स भी पढ़ोगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा, देखो हाँ इसी तरह से तो कर रहे हैं इसमें भी ये सब चेक। ठीक है, लिखने वाले पार्ट पे आइए। इसमें लिखिए, हेडिंग कर लेना कल्पेबल होमिसाइड। अर्पित ये पूछ रहे हो या बता रहे हो, ये लिख दो बस एक बारी। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100 बीएनएस। पहले क्या होता था आईपीसी का, 299 आईपीसी। ये सेक्शन तो याद रह जाएगा, है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। सेक्शन 100 में दिया हुआ है कल्पेबल होमिसाइड लिखना। डिफाइंड अंडर सेक्शन 100, पनिशमेंट प्रोवाइडेड, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट वैसे ही लिख लीजिए। अंडर सेक्शन 105, क्यों लिखवाना पड़ रहा है मुझे पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 105? क्यों?
क्योंकि कल को अगर आपको चार्जेस फ्रेम करने हैं या कुछ, तो इस सेक्शन में होगा। कभी भी हम ये नहीं लिखेंगे कि मिस्टर एक्स इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 100। गिल्टी होगा वो कौन से सेक्शन में? 105 में। 105 में पनिशमेंट मिलनी है, उसी के चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। चलिए इसमें लिखिए होमिसाइड का मीनिंग क्या होता है। टू पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक मैंने कल भी किया था वैसे हमने ये, होमोसाइडो। होमो का मीन्स होता है ह्यूमन, आई कट, आई कट, दैट इज killing of human being by another, killing of human being by another human being, इसको हम कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड। अब ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, यानी कि जो ये होमिसाइड है, होमिसाइड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो मीनिंग लिखा ना ऊपर हमने, उस टर्म को डिवाइड किया। अब होमिसाइड को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, या तो ये कल्पेबल होगा या फिर ये एक्सक्यूजेबल होगा या फिर जस्टिफाइड। एक्सक्यूजेबल या फिर जस्टिफाइड। कल्पेबल जब ये होगा तो सिचुएशन होगी या तो ये मर्डर होगा या फिर ये नॉट अमाउंटिंग टू, पूरा लिख लेना, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ये हम अभी पढ़ रहे हैं, कल्पेबल होमिसाइड पढ़ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये हम सेक्शन 100 में पढ़ रहे हैं, 100 ऑफ बीएनएस। मर्डर अभी हमने नहीं पढ़ा, मर्डर हम पढ़ेंगे सेक्शन 101। किसका? बीएनएस का। और आईपीसी में हमें ये दिया होता था 300 में। ये आईपीसी में हमें कहाँ दिया हुआ है? 299 ऑफ आईपीसी। अब ये एक्सक्यूजेबल हमने क्या लिखा है? एक्सक्यूजेबल का मतलब है कवर्ड बाय जर्नल एक्सेप्शंस, कवर्ड बाय जर्नल एक्सेप्शन, यानी कि वो होमिसाइड, होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, फिर भी वो क्या है? वो एक्सक्यूजेबल है। क्यों? क्योंकि वो जर्नल एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है। क्योंकि वो जर्नल एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल एक आपने एज अ जज किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, डेथ सेंटेंस दे दिया। अब उसको जो कैपिटल पनिशमेंट दिया, इससे क्या होगा? सामने वाले की डेथ ही तो कॉज होगी, मर जाएगा वो। तो अब ये कोई आपका ऑफेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज दिस इज जस्टिफाइड और एक्सक्यूजेबल, जर्नल एक्सेप्शंस में आपको दिया हुआ है। तो अगर वो जस्टिफाइड है फिर वो होमिसाइड कल्पेबल नहीं माना जाएगा। और अगर वो कल्पेबल होगा तो दो सिचुएशन होगी, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, पूरा लिख सकते हैं उसको आप, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो हम पहले पढ़ रहे हैं कि जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है, यानी कि वो मर्डर नहीं बनेगा। जब ये हम समझ जाएंगे पूरी तरह से, फिर हम आएंगे कब ये जो कल्पेबल होमिसाइड था, कब ये क्या बन जाएगा? मर्डर बन जाएगा। ठीक है, इसमें फर्दर लिखिए। होमिसाइड इट इज killing of a human being by a human being, killing of human being by a human being. It may be lawful or unlawful। ये लॉफुल भी हो सकता है और अनलॉफुल भी हो सकता है। लॉफुल होमिसाइड लिखना, लॉफुल होमिसाइड, लॉफुल होमिसाइड is of two types।
इसको टू टाइप्स में हम डिवाइड कर रहे हैं लॉफुल होमिसाइड को। फर्स्ट, एक्सक्यूजेबल, एंड सेकंड, जस्टिफाइड होमिसाइड। एक्सक्यूजेबल होमिसाइड और जस्टिफाइड होमिसाइड, ये दोनों जो केसेस है कहाँ पे हमें दिए हुए हैं? जर्नल एक्सेप्शंस। जब ये टॉपिक करेंगे ना तब डिटेल में इसके हम जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना लिख लेना, सेक्शन 14 to 44 ऑफ बीएनएस। आईपीसी के सेक्शंस लिखने हैं तो सेक्शन 76 to 106 ऑफ आईपीसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आप मान के चलना यहाँ से आते ही आता है ना। जो जर्नल एक्सेप्शन आईपीसी में दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हम बट अभी नहीं करेंगे, ये तो एट दी एंड करेंगे जब सारे ऑफेंसेस हम पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी सिमेट्री बनेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिए, लॉफुल होमिसाइड मतलब इन सिचुएशन में, होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग, बट इन सिचुएशन में वो किलिंग जो है इट इज आइदर एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइड। तो जब वो एक्सक्यूजेबल होगा और जस्टिफाइड होगा तो उसको हम कल्पेबल नहीं मानेंगे, उसको हम कल्पेबल होमिसाइड नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइड होमिसाइड। कोई पनिशमेंट इसके लिए नहीं रहने वाली है। जैसे आगे चल के जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है कि एक 7 साल से छोटा बच्चा माना जाता है कि वो डीम्ड इनकैपेबल होता है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता। उसने सपोज 6 साल के बच्चे ने किसी को मार दिया जान से, अब किसी को मार दिया अगर उसने, तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग और इसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिश कर दीजिए, नहीं। जर्नल एक्सेप्शन जब पढ़ेंगे वो चीज़, उसका जो एक्ट है वो क्या है, वो एक्सक्यूजेबल है वहां पे। उसका जो जो पहले वाली सिचुएशन हमने पढ़ी थी वो जस्टिफाइड एक्ट था। जज साहब ने जो कैपिटल पनिशमेंट दिया वो जस्टिफाइड है, लॉ उनको एम्पावर कर रहा है। बट जो यहाँ पे 7 साल से छोटे बच्चे ने कमिट कर दिया, हम मान के चलते हैं उसका माइंड जो है वो वैसे ही इनकैपेबल है, वो चीज़ों को नहीं समझ पाता, उसके कॉन्सिक्वेंसेज उसको नहीं पता होगा, तो वो क्या बन जाएगा वहाँ पे? एक्सक्यूजेबल हो जाएगा वो वाला एक्ट। ठीक है, इसमें फिर आगे लिखिए, अनलॉफुल होमिसाइड। अनलॉफुल होमिसाइड, इट इंक्लूड्स, it includes first, culpable homicide not amounting to murder, सेक्शन कहाँ दिया हुआ है? 100 ऑफ बीएनएस में। सेकंड, culpable homicide अमाउंटिंग टू मर्डर, यहाँ पे नॉट था, यहाँ पे कह रहा है अमाउंटिंग टू मर्डर, ये हमें कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 101 बीएनएस में। होमिसाइड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, सेक्शन 106 बीएनएस में हमें ये दिया हुआ है, 304A आईपीसी। डेथ कॉज्ड बाय, जिसको हम नेग्लिजेंस, कल्पेबल का मतलब है किलिंग ऑफ, होमिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। जब वो कल्पेबल आगे वर्ड लग जाता है इट मीन्स कि वो क्या है, ऑफेंस है कोई, मतलब इट इज पनिशेबल। कल्पेबल नहीं है तो इट इज नॉट पनिशेबल। अब होमिसाइड हमने यहाँ पे लिखा यानी कि किलिंग, डेथ बाय कॉज्ड बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। जो आपको पहले भी थोड़ा बहुत इसमें मैंने समझाया हुआ है, आपका कोई रैश एंड ड्राइव कर रहे हो बहुत तेज और किसी को मार दिया, तो उस पर 304A लग जाता है ना आईपीसी का, रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट के कारण से। वो भी होमिसाइड है, हालांकि वो कल्पेबल नहीं है। कल्पेबल का मतलब क्या हुआ? कल्पेबल होमिसाइड में तो फिर आपकी वो हायर डिग्री होगी ना, वो अलग से ऑफेंस है। ये भी मर्डर भी एक कल्पेबल होमिसाइड होता है। कल्पेबल होमिसाइड जब मर्डर नहीं बनता वो सिचुएशन हमें 100 में दिया हुआ है। कल्पेबल होमिसाइड जब क्या बन जाता है? मर्डर बन जाता है, वो हमें दिया हुआ है 101 में। अब ये भी, ये कल्पेबल नहीं है, इट इज होमिसाइड, बट ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, इसमें क्या है, डिग्री ऑफ पनिशमेंट में डिफरेंस है, पनिशमेंट अलग अलग होगी हर सिचुएशन में। फोर्थ लिखिए, डाउरी डेथ। डाउरी डेथ, सेक्शन
80 ऑफ BNS, 304 B IPC। लेटर ऑन हम इसको भी पढ़ेंगे। डाउरी डेथ आपको पता ही है, किसी फीमेल को दहेज के चलते हुए मार दिया अगर, तो वो डाउरी डेथ हो जाएगा। तो अब मार तो रहे हो ना सामने वाले को, किलिंग तो हो रही है, तो होमिसाइड में तो वो आएगा ही आएगा। और दिस होमिसाइड इज अनलॉफुल। अनलॉफुल मतलब जो पनिशेबल बाय लॉ होंगे वो अनलॉफुल ही होंगे, जो एक्सक्यूज्ड बाय लॉ होंगे, जो नॉट पनिशेबल बाय लॉ होंगे, वो जस्टिफाइड में आ जाएंगे। ठीक है, लॉफुल में आ जाएंगे मतलब। फिफ्थ लिखना, सुसाइड। सुसाइड हालांकि सेक्शन 107 108 ऑफ BNS में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 305 306 309 IPC, ये इकट्ठा एक साथ हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। सुसाइड मतलब चाहे आप किसी को अबेट कर रहे हो सुसाइड करने के लिए, या खुद से कोई सुसाइड कर रहा है, दोनों ही ऑफेंसेस होते हैं। मर तो रहा है ना यहाँ पे कोई, अगर किसी की किलिंग हो रही है आपके कहने से या अदरवाइज, तो वो इन सेक्शंस में कवर हमारे पास हो रहे हैं। वो अलग बात है, अब सुसाइड वगैरह की प्रोविजन यहाँ चेंज कर दी है, लेटर ऑन देखेंगे। बट अगर कोई मर रहा है यहाँ पे, होमिसाइड हो रहा है, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, सिक्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। अटेम्प्ट टू मर्डर और अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 109 110 ऑफ BNS। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाया, हम ये कह रहे हैं दीज आर अनलॉफुल होमिसाइड्स जो ऊपर हमने पढ़े। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाए ऑफेंस को, उस होमिसाइड को करने का अटेम्प्ट भी कर रहे हो, इट इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। बस इतना लिखा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे वो होमिसाइड हो गया है। अटेम्प्ट ही तो किया, सामने वाला मरा थोड़ा ना यहाँ पे। तो होमिसाइड तो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, हम कह रहे हैं किलिंग नहीं भी हुई है तो उसका अटेम्प्ट भी अगर आप करें तो वो पनिशेबल होगा, सिर्फ लिख रहे हैं। नहीं भी लिखना होगा लास्ट वाला पॉइंट तो चल जाएगा। यहाँ पे नोट में लिखिए, the above unlawful homicides are different from each other on the basis of basis of mens rea, that is the degree of intention, knowledge, यानी कि डिग्री ऑफ नॉलेज और recklessness with which a particular homicide is committed। आपने पर्पजली किसी के सर पे गोली मार दिया, तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन थी कि मैं इसको जान से मार दूं, ये बचना नहीं चाहिए। दूसरे सिचुएशन में आप गाड़ी तेज चला रहे हो और आपसे कंट्रोल नहीं हुई और आपने किसी का एक्सीडेंट किया और उसको मार दिया। दोनों में आप वैसे समझिए, दोनों में आपकी ज़्यादा जो इंटेंशन है, यानी कि जो मेंजरिया वाला पार्ट है, वो उसकी डिग्री ज़्यादा किस में है, पहले वाले में ना जब आपने गन पॉइंट पे किसी को मार दिया। दूसरे में तो बाई चांस से हो गया क्योंकि आपका रैश एक्ट था उसमें। तो अब ये समझना है, इनमें सब में ऑफेंसेस में डिग्री जो है, डिग्री ऑफ मेंजरिया जो है वो अलग अलग है। और हमेशा याद रखना, जैसे हम कॉमर्स पढ़ते हैं ना, अगर उसमें बिजनेस में हम कहते होते हैं हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, ऐसा होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, हायर दी मेंजरिया हायर विल बी दी पनिशमेंट। जितना मेंजरिया ज़्यादा माना जाएगा, ये बेसिकली डिग्रीज ऑफ मेंजरिया है। इंटेंशन सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है, नॉलेज उससे कम हो जाएगा, रैशनेस या नेग्लिजेंस उससे और कम हो जाएगा। तो ये डिग्रीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही इसकी फिर पनिशमेंट भी दिया होगा, इसीलिए अलग अलग से डिफाइन किया हुआ है सभी चीज़ों को। नेक्स्ट लिखिए,
essentials of section 100, essentials of section 100 ब्रैकेट्स में लिख लेना, दैट इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इससे पहले तो हमने इन जर्नली लिख दिया ना कि क्या होता है होमिसाइड। अब हम सेक्शन के ऊपर आ रहे हैं कि सेक्शन 100 जो बात कर रहे हैं उसकी क्या एसेंशियल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट, डेथ ऑफ एनी पर्सन। सबसे पहले डेथ नहीं है तो ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी होने ही नहीं वाली है। डेथ होनी चाहिए किसकी? एनी पर्सन की। और ये वाला पार्ट किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक्टस रियाज को। जब डेथ हो रही है तो ऑब्वियसली आपका एक्टस रियाज है वहां पे, आपके एक्ट के कारण से डेथ हो रही है। सेकंड लिखना, इंटेंशन टू कॉज सच डेथ। जो डेथ आपके एक्ट के कारण से हुई है, आपकी इंटेंशन थी उस डेथ को कॉज करने के लिए। थर्ड, और लिख लेना इसमें, और इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली, सच बॉडीली इंजरी एज लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे इंटेंशन आपकी क्या है? सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में है इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की। पहले वाले में क्या था? डेथ कॉज करने की। बट ये जो बॉडीली इंजरी है इसको हम क्या कह के चल रहे हैं? इट इज लाइकली, लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये लाइकली के लिए लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बेयर पे लिख लिया हुआ है, यहाँ पे डिटेल में लिखवाऊंगा अभी इसके ऊपर। थर्ड, फोर्थ लिखना, और करके लिखना, और नॉलेज, और नॉलेज दैट he is likely by such act to cause डेथ। यहाँ पे भी लाइकली है बट यहाँ पे मेंजरिया का कौन सा शेड है? नॉलेज वाला पार्ट है। तीनों में से कोई भी एक हो जाए प्रेजेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों ही। ये क्या है? ये है मेंजरिया। तो एक्टस रियाज और मेंजरिया में से एक चीज वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यही तो मेन है। जब ये आ जाएगा, ट्रस्ट मी, मर्डर में आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ पे जो कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को जब इलस्ट्रेशन आती है, वो तब होती है जब आपको पता ही नहीं है कि लाइकली किस हिसाब से हमें चेक करना होता है। हम लगे हुए हैं हर क्वेश्चन को एक ही तरह से देखने। मतलब मर्डर में और कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस ही यहीं से चीज़ों में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लाइकली आपको समझ आ गया क्या मीनिंग होता है। अब उसको डिटेल में लेके जा रहे हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं डेथ ऑफ अ पर्सन। हेडिंग बनाना, या फर्स्ट पॉइंट कर देना जैसे ऊपर है हमारे पास, डेथ ऑफ एनी पर्सन, डेथ ऑफ एनी पर्सन। ब्रैकेट्स में लिख देना रेड विद इलस्ट्रेशन ए। जो सेक्शन 100 में इलस्ट्रेशन ए दिया हुआ है ना, उसमें तो किसी की भी डेथ हो रही है। तो एनी पर्सन मतलब नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन की डेथ ना हो फर्क नहीं पड़ता, किसी की भी डेथ हो रही है तभी भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। इसमें लिखिए, इट इज इमटेरियल, इट इज इमटेरियल इफ दैट पर्सन, दैट पर्सन whom the accused, that person whom the accused intended to kill was not killed, not killed but some other
person but killed some other person, but killed some other person, फुल स्टॉप करके नेक्स्ट पैरा में लिखना द ऑफेंस इज कंप्लीट as soon as any person is killed। जब किसी को भी मारा जा रहा है ऑफेंस कंप्लीट माना जाएगा। अभी हम इसके बाद एक सेक्शन पढ़ेंगे बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं शिफ्टिंग, किस चीज़ का शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम, मेंजरिया वाले पार्ट का, ठीक है, उसको बाद में लेके आते हैं, अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी डेथ जो लिखा हुआ है इट डजेंट मीन कि वो पर्टिकुलर पर्सन की ही डेथ होनी चाहिए, हमने कल पढ़ लिया, किसी की भी डेथ हो रही है तो कल्पेबल होमिसाइड का तो ऑफेंस यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसमें आगे लिखिए द डेथ must result as a proximate and not a remote consequence of the act of violence। ये नहीं भी लिखोगे तभी भी आपको पता ही है, डेथ जो है वो किसका रिजल्ट होना चाहिए, आपके एक्टस रियाज का, या तो इमीडिएट होना चाहिए या फिर प्रॉक्सिमेट होना चाहिए, वो सारा हमने लिखा हुआ है, वो हर एक्ट के लिए चलेगा, नहीं भी हमने कहीं पे लिखा तो तभी भी वो तो रहना ही रहना है, ठीक है। फिर इसमें लिखिए आगे, हेडिंग सी बना लेना, इसी में लिख रहे हैं, मतलब डेथ कॉज्ड बाय वर्ड्स, आपने कुछ कहा किसी को और उसको सुन के हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, इसमें लिखना इफ deliberately used by the person with the intention oblique knowledge of causing that result, intention or knowledge of causing that result, the offense of culpable homicide would be made out। तो आपकी इंटेंशन और नॉलेज फिर यहाँ पे डिपेंड करती है, आपके वर्ड से भी अगर किसी की जान जा रही है तो जान जाना तो एक्ट हो जाएगा, बट फिर भी उसकी इंटेंशन नॉलेज मैटर करेगी। एग्जाम्पल लिखिए, अ सीरियसली इल पर्सन may die by hearing some agitating words such as a the intention or knowledge with the intention or knowledge gives B his choice whether B will kill himself or suffer lingering torture as a result B kills himself by taking poison, A would be liable for culpable homicide। वो भी जाएगा, अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, एक ही उसमें अगर आप याद रखना पूरे बीएनएस के लिए एक ही जो ट्रांजैक्शन है, एक ही जो एक्ट है, उसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, ठीक है। किसके बाद
LINGERING, लिंगरिंग टॉर्चर। सेकेंड लिखना है इसमें इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये बिल्कुल सिंपल सा इंग्रेडिएंट है। इसमें लिखना एक्ट्स हेयर इंक्लूड्स ओमिशंस। ये तो ना भी लिखें तब भी पता ही है आपको, जितने भी एक्ट होते हैं उसमें ओमिशंस तो इंक्लूड ही होते हैं। इंटेंशन इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इंटेंशन जो होता है ना, ये इंटेंशन टू कॉज डेथ की बात कर रहे हैं। अब क्या उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी या नहीं थी, कैसे पता चलेगा? इंटेंशन तो इंसान के अंदर ही अंदर इनकलकेट हो रही है, किसी को थोड़ा ना बता के हो रही है वो, है ना। तो वो कहता है कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, विच इज टू बी गेदर्ड फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द पार्टीज। जो आपने ट्रांजैक्शन किया है ना, जो आपने एक्ट किए हैं, उससे पता चलेगा आपकी एक्चुअल में इंटेंशन थी क्या। ठीक है, आपके एक्ट से ही आपकी इंटेंशन पता चलती है। आप यहाँ पे आके पढ़ रहे हो बैठ के, ये क्या, ये आपका एक्ट है। इससे इंटेंशन क्या हो सकती है कि आपने जुडिशरी का एग्जाम देना है, इसीलिए तो पढ़ रहे हो बैठ के। जो नहीं आ रहे हैं या जो जिन्होंने नहीं कुछ ज्वाइन किया हुआ, इट मीन्स, या नहीं प्रेपरेशन कर रहे हैं, उनकी इंटेंशन नहीं है जुडिशरी करने की। तो ये एक्ट से चीज़ें, ऐसे ही ऑफेंस में भी हम वही देखेंगे। उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करते हुए आपके जो एक्ट हैं वहां से पता चलेगा आपकी इंटेंशन क्या है बेसिकली। प्रैक्टिकली भी ऐसे ही देखा जाता है, ठीक है। इसमें लिखिए इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये टिप्स पे याद रख लेना, जो ये पॉइंट हम लिख रहे हैं आपको समझ आ गया। इंटेंशन जो है वो हर सिचुएशन में फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप जब वो फैक्ट्स देखोगे उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के, तो क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं, क्या क्या चीज़ें आप देखते हो इन जर्नल। ये एग्जॉस्टिव नहीं है लिस्ट, बट हम इलस्ट्रेटिव बना रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। कल को जब आपको प्रोपोजिशन दिया होगा वहाँ पे भी आपको लिखनी पड़ेंगी ये चीज़ें कि इसमें इंटेंशन उसकी डेथ कॉज करने की है। हमें कहाँ से पता चल रहा है? वी हैव कंसीडर्ड दीज फैक्टर। हमने इन फैक्टर्स को कंसीडर किया प्रोपोजिशन के अकॉर्डिंगली। पहले लॉ लिख देना ना कि इंटेंशन का पता यहाँ से चलता होता है, तो एज पर द प्रोपोजिशन ये फैक्टर्स की फुलफिलमेंट हो रही है, तो पता चल रहा है कि उसकी इंटेंशन है सामने वाले को मारने की। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बताना ना एग्जामिनर को कि देखो, हमें सिर्फ ये नहीं, हमने सिर्फ क्रैमिंग नहीं किया हुआ कि सेक्शन 100 में लिखा हुआ इंटेंशन टू कॉज डेथ। हमें ये भी पता है कि वो इंटेंशन जो है वो कैसे कैसे निकालेंगे हम, कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सामने वाले की इंटेंशन है या नहीं है। इसमें लिखिए फैक्टर्स, फर्स्ट लिखना नेचर ऑफ द वेपन यूज्ड। आपने देखा है जब पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन करती है, वो सीन ऑफ क्राइम पे जाती है, वो वेपन वगैरह सब जो है वो सील करके फॉरेंसिक वगैरह में भेज दिया जाते हैं उनको। फिर बाद में वही वेपन कहाँ लेके जाते हैं? कोर्ट के सामने। अब कोर्ट देखेगा कि सामने वाले को जो मारा था वो इस पर्टिकुलर लाठी से मारा है, और लाठी की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कितने उसकी स्ट्रेंथ, सारा चीज़ें चेक किया जाएगा उस लाठी का। लाठी से नहीं मारा उसको तो आयरन रॉड से मारा है। अरे रॉड से भी नहीं मारा उसको तो नाइफ से मारा है। अब नाइफ के कितना साइज है, कितना बड़ा है, कितना वो तीखा है, वो सारी चीज़ें उसमें देखी जाएगी। नाइफ बहुत से तरीके के होते हैं घर में, जिससे आप सब्जी काट रहे हो, छोटा सा नाइफ, वो इतना हार्मफुल नहीं होगा एक ही उसमें, बट एक बहुत तीखे तीखे और बड़े बड़े भी आते हैं। नाइफ नहीं, स्वॉर्ड यूज किया हुआ है उसने, सामने वाले ने स्वॉर्ड भी नहीं, उसने गन यूज किया हुआ है। तो जो वेपन है उससे आपके इंटेंशंस का पता चलता है। आप समझो ना, दो लोगों की लड़ाई हो रही है और एक गाड़ी में जाता है, दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई, और गाड़ी में जाके वो अपनी स्वॉर्ड तलवार निकाल के लेके आता है, और बिल्कुल तीखी तलवार, और उसको मार रहा है उससे, तो उसकी इंटेंशन क्या है वहां पे? मारने की तो है। तभी तो आप वो वेपन, क्योंकि वेपन आपका इतना हार्मफुल है, उससे पता लग रहा है हमें वहां पे, तो आप वहां से फॉर्म करोगे इंटेंशन। बट सपोज करो
वो गाड़ी में नहीं गया, उसको नीचे इतनी छोटी सी पतली सी स्टिक मिलती है, वही उठा के उसको मारने लग जाता है। तो यहाँ पे बस वो उसको हार्म पहुंचाना चाहता है, मार जान से मारने की उसकी इंटेंशन नहीं है। तो इंटेंशन वेपन से भी हम बता सकते हैं कि क्या होगी क्या नहीं, वो फिर पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सेकंड लिखना, द पार्ट ऑफ द बॉडी, द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच द ब्लो वॉज गिवन। अब वो जो वेपन उसने यूज किया है वो कौन सी पार्ट ऑफ द बॉडी पे मारा गया है। सपोज लाठी यूज की है, लाठी अगर किसी के पैरों में मार रहे हो आप तो मर नहीं जाएगा कोई सामने वाला, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैर टूट जाएंगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, पर मर तो नहीं जाएगा ना। और वो भी डिपेंड करता है उस लाठी की थिकनेस के ऊपर, कितनी स्ट्रेंथ है उसकी। बट अगर आपने यही चीज़ किससे कर रहे हो, स्वॉर्ड से कर रहे हो, पैरों में मार दिया फिर भी मरने वाला नहीं है, तो पार्ट ऑफ द बॉडी भी देखा जाएगा। बट वही अगर उसके गले पे सर पे मार रहे हो फिर तो मरेगा ही मरेगा, है ना। तो वो इंटेंशन फॉर्म करने के लिए कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी पे आपने हिट किया है वो भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, कितनी बारी हिट किया है वो भी सारी चीजें कंसीडर की जाएगी। फिर जाके आप उस क्रक्स पे आओगे, हाँ उसको मारने की ही उसकी इंटेंशन थी। इंटेंशन जरूरी नहीं होता कि वो स्टार्टिंग से वो घर से सोच के आया कि मैंने तो मार देना है, वो एट द स्पर ऑफ मोमेंट भी फॉर्म हो सकती है, ठीक है। वो हम लेटर ऑन इसको डिटेल में देखेंगे। अभी थर्ड फोर्थ लिखिए, नहीं सॉरी थर्ड लिखिए, दी फोर्स यूज्ड, फोर्स यूज्ड। आपने देखा है कई बारी, अगर आपने कभी फॉरेंसिक या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी है ना, जब किसी को गन से शूट किया जाता है वहां पे एक एक चीज लिखी जाती है कि इतने की बुलेट थी, कितनी दूरी से उसको मारा गया, वो एक एक चीज वो किस लिए होता है, यही चीज फॉर्म करने के लिए, इंटेंशन वगैरह का पार्ट, इसलिए वो डिटेल्ड होती है। और जब फोर्स भी आप यूज कर रहे हो, कितनी जोर से सामने वाले को मारा गया वो भी उसमें लिखा होगा, क्योंकि जितनी आपकी फोर्स होगी उतना ही उसको इंजरी होगी सामने वाले को, उस इंजरी से कैलकुलेट कर लिया जाएगा कि इतने लेवल की फोर्स यूज की गई थी। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो बोन वगैरह है उसको टूटने के लिए मिनिमम इतनी फोर्स चाहिए होती है, आपने उसकी हड्डी तोड़ दी, इट मीन्स कि आपने उतनी फोर्स यूज की है। तो वो सारा उसमें मेंशन किया जाएगा, उससे ही फिर इंटेंशन चेक करोगे। नेक्स्ट लिखिए फोर्थ, नंबर ऑफ ब्लोज एटसेट्रा, कितनी बारी मारा गया। सिर्फ यही देखो, किस वेपन से मारा गया, कौन से बॉडी पार्ट पे मारा गया, कितनी बार मारा गया, और कितनी फोर्स यूज की गई, है ना। वो सारा आपके पास, तो जब आप जज बन जाओगे फिर तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन में लिखा हुआ आएगा, सारी चीजें, विटनेसेस होंगे, एविडेंसेस होंगे, उससे आप यही चीजें तो निकालोगे बाद में। इंटेंशन के ऊपर जब बहस चल रही है, वकील बताएंगे आपको, प्रोसिक्यूशन बता रहा है कि देखो जज साहब ये चीजें हैं, डिफेंस बोलेगा नहीं नहीं ये चीजें इसके अगेंस्ट जा रही है। आपने उन्हीं चीजों को क्या करना है, अप्रिसिएशन करना है, और लास्ट में अपनी ओपिनियन फॉर्म करनी है कि उसकी इंटेंशन थी वहां पे या नहीं थी। उसके लिए रीजनिंग क्या दोगे, वो सारे एविडेंसेस ही तो रीजनिंग में लगेंगे कि देखो मैंने इसका एप्रिसिएशन किया, ये एविडेंस देखा, ये एविडेंस देखा, और इसके बेसिस पे मेरी ओपिनियन ये है कि यहाँ पे विद इंटेंशन ये काम किया गया है, ठीक है। आगे लिखिए, एटसेट्रा आर ऑल फैक्टर्स, आर ऑल फैक्टर्स from which an inference as to the intention can be drawn, inference as to the intention can be drawn। इन फैक्टर एटसेट्रा लिख दिया हमने यहाँ पे, एटसेट्रा मतलब कि यही सिर्फ नहीं, ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव है, इसके अलावा बहुत सारे आपके एविडेंसेस आपके सामने होंगे जिसके बेसिस पे आप ये चीज़ें निकालोगे। सपोज प्रोसिक्यूशन कहता है कि सर इनकी पुरानी रंजिश चल रही थी, देखो 4 दिन पहले उसने उसके घर के किसी मेंबर के ऊपर हमला किया था, दिस वॉज द मोटिव, कि उसने उसको इंटेंशनली मारा है। अब वो मोटिव को प्रूव करना जरूरी थोड़ा ना, हमने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे इंटेंशन प्रूव करने के लिए वो मोटिव बीच में ले आएगा। अब मोटिव अगर वो प्रूव कर पा रहा है उसका कि इसको मारने के पीछे इसका मोटिव था, तो मोटिव से क्या चीज हो रही है यहाँ पे, उसकी इंटेंशन, यानी कि मोटिव को चेक किया। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंबाइन करके हम चेक करेंगे कि सामने वाले की इंटेंशन यहाँ पे है या
नहीं है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल पड़ता है। नहीं, स्टेच्यूट में नहीं, जब हम कल को पढ़ेंगे ना पनिशमेंट, जब प्रनाउंस, जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। जब किसी को पनिशमेंट आपने प्रनाउंस करनी है, ये वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करते हो आप। जजमेंट्स के थ्रू हमारे पास आया बेसिकली। आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, सामने वाले की एज भी देखी जाती है, उसका जेंडर भी देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली उसको पनिश करोगे आप। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, ऐसे लिखना, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड case of culpable homicide when a person causing death with intention to do so, with intention to do so, must be, this intention must be, ऐसे लिखना, this intention, फुल स्टॉप करके, this intention must be clear and deliberate। ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों लिख रहे हैं, सबसे सिंपल है। जब आप इंटेंशन के बेसिस पे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें ऑब्जेक्टिवली नहीं चेक करना पड़ रहा, बाकी दोनों में तो हम लाइकली वाले के ऊपर भी चेक करेंगे ना। यहाँ पे इंटेंशन प्रूव हो गया, दैट इज सफिशिएंट। सामने वाले को मारने की इंटेंशन थी, बट वो कहता है इंटेंशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाना चाहिए। डाउट आ जाएगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो फिर किसको मिलने वाला है, एक्यूज को मिलने वाला है। ठीक है, उसकी मर्जी से उसने किया, कोई डाउट नहीं है, इंटेंशन प्रूव हो गया, तो दिस इज द सिंपल केस, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला सेकंड पॉइंट लिखिए, सेकंड नहीं थर्ड हो जाएगा अब, है ना, थर्ड है ना। थर्ड, आपको इस पूरे उसमें से जितना मैंने अभी लिखवाया है ना आपको, ये वाला पोर्शन जो है ये क्रैम करके रखना है आपको। ठीक है, क्रैम करके क्यों रखना है, एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा कि इंटेंशन है या नहीं है। तो पहले उसको समझाना कि इंटेंशन चेक करते हैं इन फैक्टर्स के बेसिस पे। लॉ जब एक्सप्लेन कर रहे होगे पहले ये लिखोगे, और फिर उसको प्रोपोजिशन से रिलेट कर दोगे। हाँ, आ रहे हैं केसेस भी आ रहे हैं अभी बहुत सारे, अभी मैं जर्नल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड लिखिए, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी likely to cause death। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है, एंड दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। दो चीजें हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, इसमें लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ही ये वाला है, कल्पेबल होमिसाइड में भी और मर्डर वाले पार्ट में भी। नॉलेज वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटेंशन वाला पार्ट है। ठीक है, इफ अ पर्सन कॉजेज डेथ, इफ अ पर्सन कॉजेज डेथ बाय inflicting inflicting bodily injury with the intention of causing such injury, with the intention of causing such injury, ब्रैकेट्स में लिखना, एंड नॉट डेथ। उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं थी, उसकी इंटेंशन क्या है यहाँ पे, सिर्फ वो बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी, और उस इंजरी से क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, सच इंजरी दैट इज likely to result in death, likely to result in death, they are guilty of culpable homicide।
they are guilty of culpable homicide. The critical factor, the critical factor here is the likelihood. The likelihood. Critical factor here is the likelihood of the injury causing death. इंजरी कॉजिंग डेथ सबसे क्रिटिकल फैक्टर ही यही है, क्योंकि इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी है या नहीं है वो तो आपको फैक्ट से पता लग जाएगा ना। इंटेंशन कैसे हमें पता लगती है, वो ऊपर वाले पॉइंट्स हमने लिखे ही हैं। अभी भी बहुत सारे आई विटनेसेस होंगे, वो आपको बताएंगे कि कहाँ मारा, कैसे मारा, क्या हुआ था। वहां से समझ आएगा कि इंटेंशन उस बॉडीली इंजरी को कॉज करने की थी या नहीं थी, है ना। तो इंटेंशन तो हम बता देंगे वहां पे, बट ये जो लाइकलीहुड है, क्या किस चीज की लाइकलीहुड, इफ द इंजरी, मतलब वो जो इंजरी है इट विल रिजल्ट इन डेथ और नॉट, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है इसमें। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्टिवली चेक करेंगे। ये कहीं लिखा नहीं है बेयर एक्ट में, ये हमारे पास नंबर ऑफ जजमेंट्स में बार बार रीट्रीट किया गया। सबसे पहला केस हमारे पास इसमें आता है विरसा सिंह का, वो बहुत लैंडमार्क है, इसके ऊपर आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बट उसके बाद तो बहुत सारे केसेस में ये चीज कही गई है। इसमें लिखिए, death which is to be, which is to be assessed from, which is to be assessed from the perspective of a reasonable person, which is to be seen from the perspective of a reasonable person। हमें उस पर्टिकुलर एक्यूज के परस्पेक्ट से नहीं देखना है, हमें उसको क्या लगा था क्या नहीं वो मैटर ही नहीं करता है। एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन का यहाँ पे टेस्ट हम अप्लाई करेंगे। फिर लिखिए, डज वेयर bodily injury is, where bodily injury is likely to cause death is actually caused, then it is immaterial, it is immaterial to go into the question whether, to go into the question whether the accused had intentions to cause death, टू कॉज डेथ। इस वाली सिचुएशन में सेकंड वाले पॉइंट में हमें देखना ही नहीं है कि उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की थी या नहीं थी। उसकी इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की थी, इतना प्रूव हो गया, एंड दैट बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो हमें नहीं देखना, इट इज वेरी मच इमटेरियल कि उसकी इंटेंशन एक्चुअल में डेथ कॉज करने की नहीं थी या थी, वो देखना ही नहीं है हमने। ठीक है, सेकंड वाले इंग्रेडिएंट के लिए फिर लिखिए, दस वेयर bodily injury is, नहीं एग्जाम्पल लिख लेना इसका, ये तो हो गया ना। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज falsely arrested in a dacoity case and mercilessly beaten at the police station by daroga, daroga means inspector, and others, which resulted in his
डेथ, जिसका रिजल्ट क्या हो जाता है, उस एक्यूज की डेथ हो जाती है। द एक्यूज्ड एक्यूज आर, एक्यूज कौन हुए यहाँ पे, पुलिस, आर गिल्टी ऑफ, किस चीज़ के गिल्टी होंगे, कल्पेबल होमिसाइड, लाइकली टू कॉज डेथ। यहाँ पे लाइकली टू कॉज डेथ है उनका एक्ट। आप समझो ना, जब पुलिस ने किसी डकैत को अरेस्ट कर लिया तो उन्होंने सोचा कि चलो खेलते हैं इसके साथ थोड़ा सा, तो पुलिस ने थोड़ा खेलना शुरू किया, ज़्यादा टॉर्चर कर दिया होगा, तो उसका सिचुएशन, मतलब मारना तो नहीं चाहते ना वो उसको, वो तो चलो इंफॉर्मेशन निकलवा रहे होंगे या बाकी की चीज़ें, है ना, बट जो उन्होंने मारा उसको इस लेवल का मार दिया कि बेचारा सच में मर जाता है। तो यहाँ पे उनकी इंटेंशन बॉडीली इंजरी कॉज करने की तो थी यहाँ पे, ये तो कोई डाउट है नहीं ना आपको। मारने की नहीं थी इंटेंशन, हमें चाहिए भी नहीं मारने की इंटेंशन, जान से मारने की इंटेंशन तो चाहिए भी नहीं ना, बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन थी। अब क्या वो बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज डेथ है? अब वो प्रूडेंट मैन का टेस्ट लगा दिया उसके ऊपर, वो लाइकली टू कॉज डेथ है, तो सेकंड वाले में फॉल कर जाएंगे वो। ठीक है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे, लाइबल हो जाएंगे फिर। हम्म, हाँ हाँ, थर्ड डिग्री, हाँ, कस्टोडियल डेथ भी होती है उसमें, इसको कस्टोडियल डेथ कह देंगे। हाँ जी, बोल रहे थे कुछ, चलिए आगे लिखिए इसमें। अभी तो है टाइम हमारे पास, नहीं नहीं ये वाला टाइम है, अभी मैं कह रहा हूँ क्लास का टाइम है अभी हमारे पास। इसमें लिखिए द डिफरेंस बिटवीन दी टू एक्सप्रेशंस, दैट इज इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज डेथ एंड इंटेंशन टू कॉज, इंटेंशन टू कॉज such bodily injury as is likely to cause death. Such bodily injury as is likely to cause death is a difference of degrees in criminality. Degrees in criminality. Degrees in criminality. The later is, कौन सा है lower degree? The later is lower degree of criminality than the former, as in both the cases the object is same, the law does not make any distinction in punishment under section 105। लॉ ने तो डिफरेंशिएशन नहीं किया है, बट डिग्रीज ऑफ क्रिमिनलिटी में तो डिफरेंस है ही है। तो जब भी आपको पता होगा, सपोज कल्पेबल होमिसाइड है वो, वैसे तो मर्डर बन जाएगा वो, चलो अभी उस पर हमने किया नहीं है तो उस पर नहीं जा रहे हैं अभी हम। सपोज फर्स्ट में भी अगर कोई ऑफेंस लाई कर रहा है, उसकी पनिशमेंट 105 में सेम दिया हुआ है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी सेकंड वाले में अगर आ रहा है, उसकी भी पनिशमेंट आपको सेम दिया हुआ है, बट वो पनिशमेंट जो दिया है ना, वो मैक्सिमम पनिशमेंट आपको दिया हुआ है। पनिशमेंट तो एट द एंड आपने प्रोनाउंस करनी है, उसमें वेरियस फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसमें नेचर ऑफ द ऑफेंस भी देखा जाता है कि कौन सा, जो डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी भी देखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने ऊपर वाला इंटेंशन टू कॉज डेथ के साथ किसी का कल्पेबल होमिसाइड कर दिया तो उसमें ज़्यादा पनिशमेंट दे दोगे, और अगर सिर्फ बॉडीली इंजरी कॉज करने का था, मतलब उसमें फिर कम हो जाएगा।
दोनों की पनिशमेंट भले ही सेम दिया हुआ है बट डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी के अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस जब पनिशमेंट करोगे उसमें डिफरेंस आ जाता है। अभी हेडिंग बनाना, लाइकली टू कॉज डेथ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टर्म है लाइकली टू कॉज डेथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम हमेशा कैसे चेक करते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच कह लीजिए। सब्जेक्टिवली इसको हम नहीं चेक करते हैं, ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन। इसमें हम टेस्ट क्या लगाते हैं? टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन लगाया करते हैं। इसमें लिखिए आगे, द फ्रेज likely to cause डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। likely to cause death means that the bodily injury inflicted is in the ordinary course of nature, in the ordinary course of nature, result in death, result in death। इसमें लिखना, but it does not, but it does not require the injury to be certain to cause, to be certain to cause death, but indicates a significant, very important, significant probability, significant probability ब्रैकेट्स में लिख लेना, that is high probability। and not a mere possibility। कहने का मतलब ये हुआ, वो कहता है लाइकली जो टर्म है ना, एक मियर पॉसिबिलिटी, मियर पॉसिबिलिटी मतलब इस एक्ट से हो सकता है उसकी डेथ चले जाए, मियर बहुत कम चांसेस हैं, बट हो सकता है, देयर आर फ्यू चांसेस कि उसकी डेथ भी चले जाए। तो ये तो यहाँ पे लाइकली में कवर नहीं होने वाला, यानी कि लाइकली में वो कहता है ये भी नहीं कवर होगा, और लाइकली के लिए ऐसा भी नहीं है कि बियॉन्ड एनी डाउट वहां पे मतलब इतना सर्टेन हो जाए कि डेथ तो होनी ही होनी है, ये भी नहीं चाहिए लाइकली में। लाइकली इज बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी, कि देयर इज हाई चांसेस कि ऐसे में तो सामने वाले की डेथ हो जाएगी, ठीक है। हाई प्रोबेबिलिटी अगर प्रूव हो पा रही है तो फिर वो लाइकली में हो जाएगा, हाई प्रोबेबिलिटी नहीं हो रही है तो वो लाइकली में नहीं होगा। मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटीज को डिवाइड करें तो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं ना, कि ये प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सिर्फ एक मियर चांस है कि हो सकता है वो हो भी जाए, और इस वाली सिचुएशन में ये 100% है कि ये तो डेथ कॉज करेगा ही करेगा। हमें 100% भी नहीं चाहिए, बट ये वाली जो सिचुएशन है ये है हाई प्रोबेबिलिटी, कि इसमें देयर आर हाई चांसेस कि सामने वाले की डेथ हो जाएगी। तो ये बस इतना अगर प्रूव हो जाएगा दैट इज सफिशिएंट। ना तो मुझे कहना है कि 100% उसमें डेथ कॉज होनी ही चाहिए, ना मुझे कहना है कि ना बिल्कुल कम चांसेस है, वो भी नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए। अगर हाई प्रोबेबिलिटी है तो वो लाइकली में कवर हो जाएगा, और वो फिर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। दिस इज द रीजन कि हाई कोर्ट कुछ और जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला कि मेरे अकॉर्डिंगली ये हाई प्रोबेबिलिटी है। पर्सन टू पर्सन भी तो वेरी होगा ना, आपकी लीगल एक्यूमन कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे उसका जो ये एक्ट है एक प्रूडेंट मैन का जो टेस्ट है, हमने किसी से पूछना थोड़ा ना, लोगों से कोई ऐसा टेस्ट थोड़ा ना होगा
कि बताओ आप क्या कहोगे इसमें। हम तो अपना ओपिनियन ही लगा रहे हैं ना कि एक रीजनेबल मैन के अकॉर्डिंगली अब हम सोचे, तो उसमें एक पर्सन के व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, दूसरे का कुछ और हो सकता है। कल को जब आप आंसर राइटिंग करोगे हो सकता है आपको लग रहा हो वो हाई प्रोबेबिलिटी है, बट जो दूसरा बच्चा लिख रहा है उसको लग रहा है कि नहीं, दिस इज द केस ऑफ मियर चांस। तो आंसर किसी का गलत नहीं है, दोनों का ठीक हो जाएगा, ये मत सोचना गलत है। आंसर में सिर्फ ये चीज चाहिए कि आपको नॉलेज है, आपको चेक करना आता है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, जब वो फैक्ट्स ही ऐसे हैं तो दोनों तरफ आंसर जा सकता है, बट अगर फैक्ट्स में ऐसा दे दिया कि वो तो मियर चांस किसी एंगल से हो ही नहीं सकता, वो तो हाई प्रोबेबिलिटी साफ नजर आ रहा है। आपको बोला कि 50 बारी सर पे मारा किसी के, अब वो थोड़ा ना मियर चांस है सामने वाले के मरने के। रॉड से मारा, आयरन रॉड से, तो मरेगा ही ना बेचारा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कह रहे हो फिर कि नहीं दिस इज मियर चांस, फिर तो आपकी सोच ही थोड़ा गलत हो रही है, वहां तो क्रॉस ही लगेगा थोड़ा सा। बट अदरवाइज अगर दोनों तरफ जा रहे हैं तो वो मत सोचना कि अरे मैंने मियर चांस बना दिया और उसने बोला कि हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, फर्दर लिखिए। बोर तो नहीं हो रहे ना इसमें? इतनी डिटेल में ये बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक ही बेनिफिट होता है कि आपकी परमानेंट मेमोरी में, दिमाग में ये चीज़ फिक्स हो जाए। पूरे उसमें से हम वो 3 इंग्रेडिएंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, और 3 इंग्रेडिएंट तो सबको याद होते हैं, रट्टा बजा होता है सबको। जो चीज़ नहीं आती होती वो होता है वो लाइकली टर्म को इतना लाइटली ले लेते हैं, लाइकली को वो लाइटली ले लेते हैं जिसको नहीं लेना। पूरा लॉ ही उसी के ऊपर बेस्ड है, आप देख ही रहे हो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है उसमें। एक इंटेंशन टर्म है, इंटेंशन तो कॉमन है, वो हमने पढ़ लिया। पर जो लाइकली वाला है उसको हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, इसीलिए आपके बेयर एक्ट पे भी लिखवाया। जब आपने एग्जाम में लिख दिया ना कि टेस्ट ऑफ रीजनेबल, बल्कि वहां तो ऐसे लिख के आना, जैसे हेडिंग हमने बनाया ना उसमें हेडिंग बना देना टेस्ट टू प्रूव लाइकली टू कॉज डेथ, हेडिंग बना देना। फिर उसमें लिखना टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन विल बी एप्लीकेबल, वी हैव टू सी ऑब्जेक्टिवली, इतना ही लिख देना। इसके अलावा कुछ कहानी लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपने पूरा पैराग्राफ लिख दिया, उसके ऊपर चाहिए ही नहीं उसको एग्जामिनर को, उसको ये लाइन पढ़नी है वहां पे कि क्या आपको ये चीज़ पता है या नहीं पता। वो दिख गई उसको, हेडिंग में ही दिख गई, तो उसको और क्या चाहिए। और इजी हो जाएगा पेपर चेक करना आपका। ठीक है, इसमें लिखिए फर्दर मीनिंग, इसी का ही लिख रहे हैं अभी हम। जब बोर हो जाओगे बता देना, ठीक है। द टर्म likely implies a higher degree of probability than a mere possibility। बस जब वहां पे एग्जाम में लिख रहे हो ना, लाइकली का मीनिंग लिख के इतना सही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। फिर ऐसे ही वहां पे अभी मत लिखना, मैं वैसे बता रहा, ऐसे लिख देना टेस्ट, टेस्ट करके सिर्फ सिंगल लिख देना, टेस्ट ऑफ रीजनेबल प्रूडेंट पर्सन, ऑब्लिक करके लिख लेना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बस। उसके अलावा लिखना ही नहीं, वो हाईलाइट भी होगा और एग्जामिनर को चाहिए भी वही चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, हालांकि नोट्स में हम थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं, यहाँ पे तो लिखिए आगे। इट मीन्स दैट देयर इज a significant chance or reasonable expectation that the act in question will cause death, act in question will cause death। The interpretation, next पैराम लिखना, the interpretation of likely varies depending on the context and circumstances, context and circumstances of each case। आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा क्या प्रोपोजिशन है, उस पर डिपेंड करता है कि ये लाइकली में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट इफ जर्नली implies
an act that a person reasonable person would foresee, a reasonable person would foresee as having a substantial chance of causing death। कुछ नहीं है, वही लिखा है हमने सारा घुमा फिरा के, कि रीजनेबल पर्सन अगर उसके हिसाब से देखेंगे कि सब्सटेंशियल चांस है वहाँ पे, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी है डेथ कॉज करने की, तो फिर उसमें वो लाइकली फिट हो जाएगा, यानी कि लाइकली की वो इंटरप्रिटेशन वहाँ पे बन जाएगी। केस लॉ लिखिए, लैंडमार्क। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब 1985 सुप्रीम कोर्ट। जभी भी कल्पेबल होमिसाइड लिखने को आ गया और ये लाइकली टर्म आप वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। तो आप ये सोच लो कि जभी भी हमें सेक्शन 300 के ऊपर लिखना है तो विरसा सिंह के बिना हम उसको नहीं लिखेंगे। बहुत लैंडमार्क है, 300 नहीं, सॉरी 100, 100 जभी भी हमें लिखना है तो विरसा सिंह के बिना हमें उसको नहीं लिखना। बेयर एक्ट के ऊपर लाइकली जहाँ पे आपने लिखा है एरो बना के वहीं पे लिख लेना, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। टिप्स पे याद होना चाहिए ये केस, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कल करें। खत्म तो नहीं होगा आज वैसे भी, बट कल से तो बेटर लग रहा होगा ना थोड़ा, कल्पेबल होमिसाइड के साथ, है ना। कल से थोड़ा बेटर क्लियर होगा आपको, जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते जाएंगे ना, 1 वीक के बाद आपका ये फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। कैसा भी प्रोपोजिशन दुनिया जहां से पूछ लिया जाए सारा आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हो उस चीज़ को। क्रैमिंग करोगे तो ये फिर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक बन जाता होता है, ठीक है। कई बार वो आपसे एग्जाम में पूछता है डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, वो लॉ वाला आंसर थोड़ा ना लिखना है हमने वहाँ पे कि ये वाइडर है, ये इसका स्कोप कम है, वो जेनेसिस है, ये स्पीशीज है, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, उसको भी बॉक्स में बना के लिखेंगे, बट उससे पहले ये जो चीज़ें दोनों में जो उनके इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस है वो हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी चीज़ें। ठीक है, वो तब कर पाएंगे जब हम इसको इस हिसाब से समझ के करेंगे। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अभी इसको रिवाइज कर लेना इतना, ठीक है। अभी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।